student. I am Praveen sir. I am going to teach you second part of heredity and evolution. So जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में जो है हेरिडिटी टॉपिक्स को कवर किया था, ओके. सो उसमें हमने डीएनए से प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन था वो कवर किया था. अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन के बारे में. सो इवोल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेंगे. तो इवोल्यूशन जो होता है ये द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन. ग्रेजुअल चेंज मतलब क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप एक चेंजेस होते जाते हैं एनिमल्स के अंदर, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो चेंजेस हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन. और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है. चेंजिंग का जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है. जैसे कि हम बोलते हैं कि हम जो थे पहले मंकीज़ थे, फिर मंकी से आज ह्यूमन बींग बने, तो ऐसा नहीं हुआ कि मंकी से हम कल मंकीज़ थे और आज ह्यूमन बींग बन गए. ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं हमको मंकी से ह्यूमन बींग बनने में, राइट. तो इस तरीके का प्रोसेस होता है. तो इवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है. जैसे कि आपको पता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पर लाइफ नहीं थी. धीरे धीरे वहाँ पर अर्थ पे ऐसा बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ कि लाइफ आना स्टार्ट हुआ. फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुआ और यूनिसेलुलर से उन्होंने अपने आप को चेंज कर देते हुए वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते गए. तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है. तो ऐसी ही चीज़ों को हम बोलते हैं एवोल्यूशन. सो यहाँ पे दिखाया गया है एवोल्यूशन रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो एवोल्यूशन होता है. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, बदलाव, one form to second form, ranging from changes in the stars and planets to the changes in biosphere on the earth are studies in the field of evolution. ओके. सो एवोल्यूशन के कुछ एविडेंसेस हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है. सो फर्स्ट एविडेंस हम देते हैं, जैसे यहाँ पर है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब होता है कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. एनिमल्स और प्लांट्स के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं वो देखेंगे. तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, सिमिलरिटीज इन द एक्सटर्नल एंड विजिबल फीचर्स आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. ओके. सो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है इमेजेस के साथ में, ये रहा. ओके. सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर एनिमल्स हैं और नीचे प्लांट्स हैं. तो यहाँ पर आप शो करके देखोगे ये कि एनिमल्स का जो नोज़ का पोजीशन है तीनों में सेम दिख रहे हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैं बट नोज़ की पोजीशन सेम है, माउथ की पोजीशन सेम है, ईयर की पोजीशन सेम है और इनके बॉडी पे जो है थिक हेयर्स भी है. ओके. तो ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस प्रूव करता है कि ये जो है एवोल्यूशन मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है. ओके. सेम उसी तरीके से अगर प्लांट्स में आप देखोगे तो इनके जो लीफ होते हैं, लीफ वेनेशन, लीफ का शेप और लीफ पेटल जो होते हैं वो भी सेम है यहाँ पर इस तरीके से. और इस तरीके से ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस जो होता है प्लांट में भी प्रूव करता है. जैसे कि लीफ वेनेशन अगर हम बताना चाहेंगे तो ये जो लीफ है, ये लीफ का जो पार्ट है इसको बोलते हैं मिड वेन, और ये लाइनिंग जो होती है ये वेनेशन पार्ट होती है. ओके. और इससे जो ब्रांचेस से जो अटैच होता है वो होता है पेटल्स. ओके. सो ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस को प्रूव करता है. नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ द एनाटॉमिकल एविडेंस. एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब होता है कि हम बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस. जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो ह्यूमन हैंड्स होते हैं, देन उसके बाद कैट्स के जो 4 लेग्स होते हैं, ये सभी जो होते हैं सेम नहीं होते. ओके. यानी इनके ह्यूमन हैंड या फिर बोन्स जो होते हैं और जो कैट के बोन्स होते हैं वो सेम नहीं होते, बट उनके जो बोन्स के जॉइंट्स होते हैं उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती है. तो इसी बेसिस पे हम एनाटॉमिकल एविडेंसेस दिखाते हैं और हमें ये पता चलता है कि जो इनके एंसेंटर थे, एंसेंटर मतलब होते पूर्वज, वो जो थे कॉमन थे. ओके. वो सिमिलरिटीज़ क्या है वो हम देख लेते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ह्यूमन हैंड, राइट. ये ह्यूमन का हैंड है, ये कैट्स 4 लेग हैं, ये पेटेगियम ऑफ बैट्स है और ये फ्लिपर ऑफ वेल्स है. तो यहाँ पर आप देखोगे ह्यूमन हैंड और पेटेगियम ऑफ बैट्स में सिमिलरिटीज़ दिखेगी. यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 फिंगर्स हैं, 1 2 3 4 5. ओके.
देन उसके यहाँ पे जॉइंट्स है तो यहाँ पर भी जॉइंट्स है। ओके, तो ये बैट्स और ह्यूमन हैंड में आपको थोड़ी सिमिलरिटी दिख रही है, बट यहाँ पर जो कैट्स फोर लेग है और फ्लिपर ऑफ बेन वेल यहाँ पर सिमिलरिटीज़ आपको नहीं दिख रही है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर इनके जॉइंट्स में सिमिलरिटीज़ होती है। ये देखिए यहाँ पर एक जॉइंट्स है, या इसमें भी एक जॉइंट्स यहाँ पर और यहाँ पर सेम उसी तरह से सेकंड जॉइंट्स, तो यहाँ पर सेकंड जॉइंट्स, ये सेकंड जॉइंट्स और ये यहाँ पर। तो इन जॉइंट्स के बेसिस पे हम एनाटॉमिकल एविडेंस को प्रूव करते हैं और ये कह सकते हैं कि इन एनिमल्स के जो एंसेस्टर थे वो कॉमन थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ओके, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होता है? दैट इज द डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स विच कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शंस आर नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। मतलब कि वर्ड से ही पता चल जा रहा है वो ऑर्गन्स जो होते हैं वो वेस्टेज होते हैं। ओके, जिनका कोई काम नहीं होता। तो ऐसे ऑर्गन जो डीजनरेट होते हैं, मतलब वो जनरेट ही नहीं हो पाते, या फिर अंडर डेवलप्ड होते हैं, यानी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं और कोई हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। जैसा कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। ओके, ये अपेंडिक्स है। ओके, तो अपेंडिक्स ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन में ये अपेंडिक्स एक स्मॉल पार्ट है यहाँ पर। ओके, जो थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है, तो इसका हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता है, राइट। जैसे कि यहाँ लिखा है विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन इज़ यूजफुल एंड फुली फंक्शन इन ऑर्गन्स ऑफ रूमिनेंट्स। सो अपेंडिक्स हमारे लिए यूजलेस होता है, बट रूमिनेंट्स जो होते हैं उनके लिए यूज़फुल होता है। उसी तरीके से जो ईयर मसल्स है, यहाँ पर जो पिन्ना होता है ईयर्स में, वो हमारे लिए यूज़लेस होता है, बट मंकीज़ के लिए यूज़फुल होता है। सेम उसी तरीके से हमारे माउथ के अंदर जो लास्ट टीथ होता है, ओके, वो हमारे लिए यूज़लेस होता है, कोई काम नहीं होता। और जो हमारे सर्वाइकल स्पाइन होते हैं, कॉकेक्स, ये टेल बोन, तो ये जो बोन का टेल पार्ट होता है वो हमारे लिए यूज़लेस होता है। तो इसीलिए हम इन सभी को बोलते हैं दैट इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में होता है कैसा है कि हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने मिलियन ईयर से एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे। यानी कि जैसे हम डायनासोर्स के बारे में बात करें तो डायनासोर्स के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो 25 करोड़ ईयर्स पहले अर्थ पे आए थे, राइट। तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस को देखना पड़ेगा। दैट मीन्स होता है स्टडी अबाउट द फॉसिल्स। तो स्टडी अबाउट फॉसिल्स मीन्स क्या होता है? जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जैसे वॉल्केनो इरप्शन होता है, अर्थक्वेक होता है, तो जो प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं तो वो गेट बेरिड हो जाते हैं, मतलब कि वो ज़मीन के अंदर दफन होते जाते हैं, बट उनके रेमिनेंट्स और इम्प्रेशन जो होते हैं वो हमेशा प्रिजर्व रहते हैं, यानी अंडरग्राउंड वो हमेशा प्रिजर्व रहते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं फॉसिल्स। ओके, सो जो फॉसिल्स है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इवोल्यूशन में। तो जैसा कि हमें पता है कि अब हम उसकी एज फाइंड आउट कैसे करेंगे यहाँ पर, जो कि मिलियन ऑफ ईयर से दबा हुआ है। तो हमें पता है कि एनिमल और प्लांट जो होंगे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो कार्बन जो है कंज्यूम करते होंगे, राइट। तो जो कार्बन कंज्यूम करते हैं, तो कार्बन जो होता है एक मेथड होता है कार्बन डेटिंग मेथड। तो कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है C12 और एक होता है C14। C14 जो होता है ये डिकेइंग होता है, ओके, बट C12 जो होता है ये नॉन डीके मेथड होता है, नॉन डीके कार्बन होता है। तो इसी बेसिस पे होता क्या है कि कार्बन डेटिंग मेथड से हम ये पता कर सकते हैं कि वो जो फॉसिल्स है वो कितने मिलियन ईयर से एग्जिस्ट करता है, राइट। तो होता क्या है कि जो एनिमल और प्लांट कार्बन कंज्यूम करते हैं तो उनकी डेथ होने के बाद डेथ होती है, तो उसके बाद उनके अंदर जो C14 कार्बन रहता है वो रिमेंस डीके होते रहता है, कंटिन्यूसली डीके होते रहता है, बट जो C12 होता है वो डीके नहीं हो पाता है। तो जो ये रेशो होता है C14 से C12 के बीच का, तो उसके डिपेंड उसके आधार पर जो है हम लोग जो है यहाँ पर उस फॉसिल की एज को डिस्क्राइब करते हैं और पता करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं पिक्चर में ये प्रोसेस है। यहाँ पर जो सबसे गेट ब्यूरिड है, सबसे अंदर जो है यहाँ नीचे
वो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं और जो सबसे अपर पोर्शन पे हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं। ओके, सो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि इनकी एज क्या है, और ये यहाँ पर जो पीसेस रेप्टाइल्स हैं इनकी एज क्या है, इस रेप्टाइल्स की एज क्या है। ओके, और ये जो एप्स बर्ड्स होते हैं इनकी एज क्या है, मतलब कि एज मीन्स यहाँ पर कितने मिलियंस ऑफ ईयर से ये अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं और बता सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, दैट इज़ द कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स मीन्स होता है कि एक ऐसा एनिमल जो जिसके अंदर दो अदर एनिमल्स की सिमिलरिटीज़ पाई जाती हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। जैसे यहाँ पे लिखा है सम ऑर्गेनिजम्स शेयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल तो आपको पता है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं, ऑफ टू ग्रुप्स एंड हेंस दे आर कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक्स। सो यहाँ पर आपका पेरिपेटस एक ऐसा मैमल है जिसके अंदर एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जो होती है शो होती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, पेरिपेटस आपका जो है ये रहा आपका पेरिपेटस। ओके, सो इसके अंदर जो है आपको एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की जो सिमिलरिटीज़ है वो दिखाई देंगी। उसी तरीके से आपका नेक्स्ट आता है डक बिल प्लेटिपस। ओके, डक बिल प्लेटिपस जो होता है, इसके डक से नाम से पता चलता है कि इसका जो माउथ होगा वो डक जैसा रहेगा, राइट। तो ये जो होता है एक कनेक्टिंग लिंक शो करता है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में, यानी कि ये जो होता है ये रेप्टाइल की तरह चलता है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लंग फिश। यहाँ पर लंग फिश के बारे में हम देखेंगे, तो ये कनेक्टिंग लिंक शो करता है बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। ओके, तो फिशेस और एम्फीबियंस से इसका लिंक जो होता है कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इवोल्यूशन का, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल मीन्स होता है दैट इज द इनिशियल स्टेज। एम्ब्रियो मतलब जस्ट बॉर्न। ओके, सो ये होता कैसा है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, ओके, उनके जो भी इनिशियल स्टेज होते हैं, यानी कि वो अंडे दे या फिर डायरेक्ट बेबी जो है रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करे, तो उनका जो बेबी का इनिशियल स्टेज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लाइक दैट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। फर्स्ट स्टेज में आप देखोगे यहाँ पर आपको शो करता हुआ दिखाई देगा ये थोड़ा सा एक मिनट, ये फिश है, ये सैलेमेंडर है, टॉर्टॉइज है, ये चिकन है, ये पिग है, काऊ है, रैबिट है एंड मैन है। तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग स्पीशीज़ के जो है एनिमल्स है। सो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे जो फर्स्ट स्टेज है इनका, जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज है वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम जैसा दिखता है। ओके, डिफरेंसेस जो आते हैं वो सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में आते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है वो सेम होता है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये एक एवोल्यूशन का एविडेंस होता है। तो इसका डेफिनेशन बनता है, ऑल वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज शोज extreme similarities during initial stages of development. The similarities disappear gradually in later development. These initial similarities indicates there may be common origin of all these animals. मतलब कि हर एक स्टेज के बाद जो ये डेवलपमेंट होता है वो डिसअपियर होते जाता है, बट जो इनिशियल सिमिलरिटीज होती है वो ऑलवेज भी सेम होती है। नेक्स्ट टॉपिक है डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, सो इनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन, जिन्हें हम फादर ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट क्या था वो देखते हैं। चार्ल्स डार्विन प्रपोज द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दिस थियरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नेचर के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नेचर जो होता है अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करता है, राइट। तो उस एनवायरनमेंट में जो अपने आप को सर्वाइव कर पाता है वो जो होता है वो वहाँ पर सर्वाइवल होता है, और जो नहीं कर पाता वो बिकम पेरिस हो जाता है। पेरिस का मतलब होता है कि एक्सटिंक्ट हो जाना, विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना। ओके, तो जैसे कि आपको पता ही है कि डायनासोर्स जो थे वो 25 करोड़ ईयर्स पहले यहाँ पर उनका ही राज था। स्लोली एनवायरनमेंट चेंज हुआ। ओके, सो एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए, और सर्वाइव नहीं कर पाने की वजह से जो हो गए वो बिकम एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसे ही हमारे अगर हम मैंस के बारे में बात करें ह्यूमन बीइंग में, तो निएंडरथल जो थे वो भी सर्वाइव ना कर पाने की वजह से जो हो गए वो बिकम पेरिस हो गए। सो देखते हैं उनका यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन क्या था।
So the survival of fittest, okay, that is organism which are fit for survival evolve while those are not perish, मतलब जो कि फिट होता है वो सर्वाइव कर जाएगा एनवायरनमेंट के हिसाब से, और जो नहीं हो पाता है वो बिकम पेरिस हो जाएगा. सो द नेचुरल सिलेक्शन दस एक्ट्स टू प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज. तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से कैसा होता है, जो न्यू स्पीसीज होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. मीन्स कि कैसा होता है कि अगर हम बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो बर्ड जो होता है वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करता है बर्ड, बट उनके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी का शेप साइज़ अलग होता है. ओके, जैसे कि अगर हम स्नेक के बारे में बात करेंगे तो जैसे आपने सुना होगा वाइपर के बारे में, तो जो वाइपर स्नेक होता है वो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, तो वो उस कंडीशन में सर्वाइव करता है. ऐसे बाकी अदर स्नेक जो होते हैं वो अदर कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, तो वो नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी होता है. उनकी एक बुक भी थी, Theory of Natural Selection is given in the book Origin of Species which is written by the Darwin. Origin of Species मतलब कि यहाँ पर जैसे उन्होंने ये बताया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक ही ओरिजिन से बिलोंग करता है. तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इनका यहाँ पर गलत था, जिसको बोलते हैं ड्रॉबैक हम. ओके, मीन्स उनका कहने का मतलब ये था कि अगर सपोज करते हैं हम कि कोई एक कॉमन ओरिजिन है, ओके, तो कॉमन ओरिजिन में से जैसे कि मंकी बना, फिर चिंपांजी बना, गोरिल्ला बना, गिबॉन बना, तो उनका मानना ये था कि बंदर जो होते हैं, यानी बंदर हमारे एंसेंटर थे, तो मतलब कि बंदर से आदमी बने. तो बंदर से अगर आदमी बने तो आज के समय में जो है बंदर से जो है ह्यूमन बीइंग में कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा है, राइट. तो ये कॉन्सेप्ट उनका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थोड़ा गलत था. तो उनका मानना ये था कि पहले हम मंकीज थे, मंकी से चिंपांजी बने, चिंपांजी से गोरिल्ला, एंड अगेन आफ्टर दैट हम ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हुए. ऐसा नहीं होता. अगर ऐसा होता तो आज के जो मंकीज थे वो भी ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होते. ओके, तो सर्वाइव करने का उन्होंने एक बेस्ट कॉन्सेप्ट ये भी बताया था कि कंपटीशन, वही लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं जो एक कंपटीशन कर पाते हैं. यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन होता है. जैसे सपोज करते हैं हम लोग, अगर हम लोग बोलते हैं कि ये कंपटीशन कौन कौन से टाइप से होते हैं, तो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन और एनवायरमेंटल कॉम्पिटिशन. तो इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है, बेसिकली जैसे कि अगर घास रखी है और 3 या 4 काउज उसको खाने आ रहे हैं सेम स्पीसीज़ के, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि अगर घास रखी है उसको डियर, गोट, काउज खाने आ रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. मतलब कि उस तरीके से सर्वाइव करना अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. और एनवायरमेंटल कंपटीशन मीन्स होता है कि जिस तरीके से एनवायरनमेंट चेंज होता है और उनके चेंजिंग के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं. ओके, तो ये होता है, दैट इज़ द आपका चार्ल्स डार्विन का इवोल्यूशन का थियरी. बट उनके कुछ ऑब्जेक्शन भी थे. ऑब्जेक्शन मतलब कि अदर साइंटिस्ट ने उस पर ऑब्जेक्शन भी लिया था. वो था, पहला था, सम मोर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन नॉट जस्ट द नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन का ये कहना था कि जो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव कर पाता है, बट उनके अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो सर्वाइव कर पाएगा वही सर्वाइवल होगा. लेकिन अदर साइंटिस्ट का कहना था कि यहाँ सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन रीज़न नहीं होता कि वो सर्वाइव कर सके, कुछ अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इवोल्यूशन के लिए. दूसरा था उनका, एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन वाज नॉट प्रूव्ड बाय डार्विन. मतलब कि यूजलेस और यूजफुल जो मॉडिफिकेशन होते हैं उसमें जो एनिमल्स के अंदर चेंजेस होते हैं वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए थे. तीसरा है, कॉजेज ऑफ स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस वाज नॉट एक्सप्लेन बाय डार्विन. जैसे कि मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन जो होता है ये एक स्लो चेंजिंग प्रोसेस होता है, तो डार्विन ने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था ये जो चेंजिंग प्रोसेस होता है ये स्लो है या फिर एब्रप्ट है. एब्रप्ट मीन्स होता है फास्ट. ओके, सो ये डार्विन के कुछ ऑब्जेक्शन थे, मीन्स कि डार्विन की थियरी पे कुछ ऑब्जेक्शन लिए गए थे अदर साइंटिस्ट के थ्रू. नेक्स्ट हम आते हैं लेमार्किज्म. लेमार्किज्म के बारे में देखते हैं. तो इनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट लेमार्किज्म. ओके, इन्होंने क्या प्रपोज किया था कि जो ये प्रिंसिपल होता है बेसिकली कि यूज़ और डिसयूज़ ऑर्गन्स, हमारी बॉडी में हम जिस ऑर्गन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर नहीं करते हैं, वो थियरी जो है उन्होंने इनहेरिटेंस के अक्वायर्ड जो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के थ्रू बताया था.
अब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहूँ तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बताया था कि हम अपने बॉडी ऑर्गन्स यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपनी बॉडी के जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके, वो कंटिन्यूस रहता है, और जो नहीं यूज़ करते हैं वो क्या हो जाता है, बिकम पेरिस हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। ओके, जैसे कि आप देखोगे कि ह्यूमन बीइंग में हमने हमारे एंसेंटर जो थे मंकीज थे, राइट। तो मंकी ऐसा बोला जाता है, तो उनके पास सीधी सी बात है कि टेल पार्ट तो रहा ही है, यानी पूँछ उनकी रही होगी। लेकिन आज हम अगर ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हुए हैं मंकी से, तो हमारी टेल पार्ट कहाँ गई? तो हमने टेल पार्ट का आगे कभी यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि टेल पार्ट का यूज़ वही लोग करते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं। जैसे कि मंकीज पेड़ पे थे तो उनके लिए टेल पार्ट बहुत ज़रूरी था, लेकिन हम तो पेड़ों पे नहीं रहते, तो इसलिए क्या होता है, टेल पार्ट हमारा जो है बिकम क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है उनका, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू इवॉल्व ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, इट्स एक्वायर्स सर्टेन कैरेक्टर थ्रू द एडॉप्टेशन, यानी कि वो कुछ कैरेक्टर को अडॉप्ट करता है जिस जिस एनवायरनमेंट में रहता है, और मॉडिफिकेशन दिस कैरेक्टर आर पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, और उनका ये कहना था कि यही कैरेक्टर जो होता है नेक्स्ट जनरेशन को पास किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटीज़ और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म दिस चेंजेस अकर, यानी कि अगर जो एनिमल है वो जो भी एक्टिविटी करता है या लेजीनेस शो करता है वो उसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसे कि अगर हम अपने राइट हैंड का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारा राइट हैंड जो होगा वो यूजेबल होगा ज़्यादा, और जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं, लेफ्ट हैंड का कम यूज़ करते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो हमारे लिए डिसयूज़ ऑर्गन हो जाएगा। यूज़ और डिसयूज़ के एग्जांपल्स को हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यह जिराफ है। ओके, सो जिराफ में यहाँ पे देखोगे कि एक ये शॉर्ट है, ये सबसे टॉल है, तो यहाँ पर इनकी जो नेक है, नेक में डिफरेंसेस है, राइट। तो ये स्टोरी तो आपने वैसे भी पहले सुनी होगी, बट लेमार्किज्म ने क्या बताया कि बेसिकली क्या था कि जब जिराफ पहले डियर जैसे दिखते थे और वो घास खाते थे, जब घास ख़त्म हो गई जंगल की तो उन्होंने ट्रीज़ के जो लीफ थे उनको खाना चालू कर दिया, बट जो हाइटेड ट्रीज़ थे उनको वो खा नहीं पाते थे, तो उनको खाने के लिए वो अपनी गर्दन ऊंची करते थे, यानी पत्तों को खाने के लिए अपनी गर्दन ऊंची करते गए, और धीरे धीरे उनकी जो नेक थी वो गर्दन बढ़ती चली गई। तो इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपनी गर्दन का यूज़ किया, तो जिसकी वजह से उनकी गर्दन जो है बढ़ती चली गई। दूसरा एग्जांपल जैसे कि हम आयरन स्मिथ का लेते हैं। आयरन स्मिथ मतलब होता है कि जो लोहार होता है, यानी कि जो हथौड़े से लोहे को मारता है, तो वो जिस हैंड का यूज़ करेगा, मतलब कि अगर राइट हैंड का ज़्यादा यूज़ करेगा हैमरिंग करने के लिए, तो उसका जो यूजेबल ऑर्गन होगा, मतलब हाथ होगा, वो राइट हैंड होगा। अगर लेफ्ट हैंड का यूज़ करेगा तो लेफ्ट हैंड होगा। उसी तरीके से अगर हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे कि ऑस्ट्रिच और ईमू बर्ड, ये वेट में हैवी होते हैं, राइट। तो ये उड़ नहीं पाते, तो उड़ पाने की वजह से क्या होता है कि इनके जो विंग्स होते हैं वो किसी काम के नहीं रह जाते। ओके, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे डक की, तो डक जो होता है वो कंटिन्यूसली वाटर में स्विम करता है, तो उनके जो लिम्स होते हैं पैरों में, वो एक फ्लैपिंग लिम्स आ जाते हैं। ओके, तो बार बार अपने पैरों का ही वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं लेमार्किज्म की जो प्रिंसिपल है यूज़ और डिस ऑर्गन के बारे में। बट उनके कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे, यानी कि अदर साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जेक्शंस भी उठाए थे उनकी थियोरी को लेके। वो थियोरी थी दैट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर है वो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट होती है। जैसे कि यहाँ पर जिराफ का तो पता ही है कि अब जिराफ ऐसे ही हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उनका कहना था कि यानी कि जो चेंजेस, जो बदलाव आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो चेंज जो है आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मिलता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सचिन तेंदुलकर जो है जिस कैरेक्टर को अपनाता है, यानी कि वो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, तो उसने उसके अंदर जो बैटिंग की कैरेक्टरिस्टिक है उसने उस ज़िंदगी को जिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सचिन के बेटे के अंदर भी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक आएगी। ओके, तो ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो था, ये कॉन्सेप्ट उनका यहाँ पर गलत था। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि एक साइंटिस्ट थे ऑगस्ट वेल्समैन। उन्होंने क्या किया, दो यंग चूहे लिए, एक मेल और एक फीमेल, उनकी पूंछ को काट दिया। ठीक है, उनकी पूंछ को काट दिया तो वो अब
कटी हुई पूंछ के साथ लाइफ जीना स्टार्ट कर देंगे, राइट। जब उनके बच्चे होंगे तो वो बच्चे तो मतलब पैदा हुए हैं, तो अब आप कहेंगे कि मतलब कि सर वो तो यंग थे तब काटे गए थे, तो चलो उन बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों की भी पूंछ को हमने काट दिया। तो बच्चे जो हैं, ओके, बच्चे जब है पैदा होते हैं तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी पूंछ को काट दिया, तो उन्होंने तो अपने मम्मी पापा को कटी हुई पूंछ के साथ जीते हुए देखा और अपने आप को भी उसी तरीके से जीतेगा। लेकिन जब बच्चों के बच्चे पैदा होंगे तो उनकी पूंछ कटी हुई होगी जब वो पैदा होंगे? नहीं, ओके, क्योंकि अगर वो उसी कैरेक्टर के साथ बचपन से जी रहे थे जब वो पैदा हुए थे कटी हुई पूंछ के साथ में, तो लेमार्किज्म के अकॉर्डिंग जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन थी, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी कटी हुई पूंछ के साथ पैदा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन आई उनकी पूरी पूछ थी। तो ये लेमार्किज्म की जो थियरी थी कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर था इनहेरिटेंस का, एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में पास होती है, वो गलत थी। तो उसको हम लोग जो है उनके ऑब्जेक्शन के थ्रू समझते हैं। The view that unused organ degenerated and used ones evolve was accepted। यानी कि used और unused organ का जो कॉन्सेप्ट था वो सभी ने एक्सेप्ट किया, बट इनहेरिटेंस ऑफ सच कैरेक्टर्स वॉज नॉट एग्रीड बाय द साइंटिस्ट। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है साइंटिस्ट ने जो है एग्री नहीं किया। मॉडिफिकेशन फॉर्म आर नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो मॉडिफिकेशन फॉर्म था वो भी साइंटिस्ट ने जो था वो एक्सेप्ट नहीं किया, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है, ओके। सो यहाँ पे लेमार्किज्म का टॉपिक आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट आपका आता है स्पेशिएशन। स्पेशिएशन मीन्स होता है ड्यू टू इवोल्यूशन न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर फॉर्म्ड। यानी कि इवोल्यूशन की वजह से नए नए एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो बनते जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड में टोटल अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख प्लांट के स्पीशीज़ हैं, ओके। और उसी तरीके से सेम एज इट इज़ एनिमल्स जो हैं उनके स्पीशीज़ 8.7 मिलियंस हैं, राइट। तो ये जो इवोल्यूशन की वजह से चेंजेस हो रहे हैं और प्लांट और एनिमल के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्पीशीज़, स्पेशिएशन। तो स्पीशीज़ के बारे में देखते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पीशीज़। यानी ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जो कि रिप्रोडक्शन के थ्रू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं हम लोग स्पीशीज़। अब स्पेशिएशन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम अर्लियर वन इज़ कॉल्ड द स्पेशिएशन। यानी जो अभी के टाइम पे स्पीशीज़ है उसके थ्रू न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशिएशन। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, ईच स्पीशीज़ पोजेसेस, यानी शो करता है स्पेसिफिक कैरेक्टर, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर बताता है। ईच स्पीशीज़ डिफर्स इन इट्स जोग्राफिकल कंडीशन। हर स्पीशीज़ जो होता है अपने जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्वाइव करता है। यानी कि जितने भी स्पीशीज़ होते हैं, यानी प्लांट अगर हम बात करेंगे तो प्लांट जो है अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख स्पीसीज़ है। तो आपको सारे प्लांट एक ही जोग्राफिकल कंडीशन पे नहीं मिलेंगे, उनका जो जोग्राफिकल कंडीशन होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन तभी भी वो सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस कंडीशन को एडॉप्ट कर लिया है। नेक्स्ट आता है फूड प्रेफरेंस, यानी कि उनका जो फूड होगा एनिमल और प्लांट का वो भी अलग होगा। हैबिटेट मतलब उन्होंने उसको आदत बना ली है अपनी। और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड द पीरियड मतलब टाइम पीरियड। देयरफॉर द स्पेसिफिक कैरेक्टर आर रिटेन। तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टर उनके अंदर वापस रिटेन होता है। तो फिफ्थ पॉइंट बोलता है स्पेशिएशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। स्पेशिएशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि जेनेटिक वेरिएशन, जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जोग्राफिकल चेंजेस, रिप्रोडक्टिव चेंजेस एंड जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब होता है अलग करना। तो अगर जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव कंडीशन से आइसोलेशन कर दिया जाए तो ये स्पेशिएशन के कुछ फैक्टर हो जाएंगे लॉन्ग पीरियड के लिए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन। सो ह्यूमन इवोल्यूशन मीन्स, इवोल्यूशन तो आप जानते हो जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं और ये स्लो प्रोसेस होता है। तो ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे तो ह्यूमंस के जैसे कि आपको पता है कि हमारे एंसेंटर जो थे वो मंकीज़ थे। सो मंकी से हम आज ह्यूमन बींग में इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, ह्यूमन बींग के स्टेज में कन्वर्ट हो गए। सो देखते हैं वो इवोल्यूशन कैसे हुआ था। ये यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स के थ्रू पता चलेगा। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर जो है ये शो कर रहा है दैट इज़ द एशियंट एनिमल लाइक लेमर, जो
आज से तकरीबन 7 करोड़ ईयर्स एगो पहले था। ओके, हम ऐसे दिखते थे कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद सेकंड जो बना आपका, दैट इज़ द इजिप्टोपिथिकस, वो 4 करोड़ ईयर्स एगो था। फिर उसके बाद थर्ड वन जो था ड्रायोपिथिकस था, वो 2 करोड़ 50 लाख ईयर्स एगो था। फिर उसके बाद रामापिथिकस, वो आपका जो था 1 करोड़ ईयर्स एगो। देन उसके बाद आगे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, तो ये आपका 40 लाख ईयर्स एगो। फिर स्किल्ड ह्यूमन आया, जिसके पास जो ब्रेन था, बाकी इन सभी से एक अच्छा खासा उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका था। जैसे कि आप आगे देखोगे तो ये ब्रेन डेवलपमेंट की बात करेंगे ह्यूमंस के अंदर। तो जैसे जैसे उनके ब्रेन्स डेवलप होते गए, उन्होंने अपने आप को अलग अलग तरीक़ों से अडोप्टेशन करना स्टार्ट कर दिया। पहले वो जानवरों के पीछे भागते थे खाने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो ये ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका दैट इज़ द स्किल्ड ह्यूमन, 20 लाख ईयर्स अगो। फिर मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, सो मैन विथ ये इरेक्टेड पोस्चर, यानी कि पहले जो ह्यूमंस थे जितने भी, वो देखो थोड़े इरेक्टेड नहीं है, वो थोड़े बेंड होके चल रहे हैं। लेकिन ये जो था पर्सन, वो मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, तो ये 15 लाख ईयर्स अगो था। फिर निएंडरथैल्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्रो-मैग्नन। ओके, तो क्रो-मैग्नन जो थे वो 50,000 ईयर्स अगो पहले आए थे। उसके बाद 10,000 ईयर्स एगो पहले जो थे होमो सैपियंस आए। फिर 5,000 ईयर्स एगो मॉडर्न मैन आए। और 400 ईयर्स एगो जो थे कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ मैन, मतलब हमारे अंदर जो कल्चरल इवोल्यूशन आते गया उसके बारे में यहाँ पे बताया। तो ये पूरी जर्नी है एक ह्यूमंस की, इसको आपको स्टडी करना है टेक्स्ट बुक के थ्रू। ओके, यहाँ पे ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में बताया गया। जैसे कि आपको पता है, पहले होमो इरेक्टस थे, फिर निएंडरथैल्स आए, फिर होमो सैपियन, फिर होमो सैपियन जो था उसके पास सबसे अच्छा ब्रेन था। तो ये धीरे धीरे ब्रेन इनके इस तरीके से डेवलप होते गए। सो ये आपका यहाँ पर लास्ट टॉपिक जो है ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का फिनिश होता है। सो आपको टेक्स्ट बुक जो है बहुत अच्छे तरीके से वापस से एक बार रीड करनी रहेगी। और जो मैंने ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के वीडियोस के जो 2 पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, आपको अच्छी तरीके से वॉच आउट करना है और टेक्स्ट बुक के साथ उसको अच्छी तरीके से पढ़ना भी है। और मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पर दिए गए हैं, ओके, इसका मैं आपको PDF फाइल जो है सेंड कर दूंगा। सो PDF फाइल आपको जो है उसमें क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, तो उसको आपको जो है लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ओके, थैंक यू।